नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, एक महिला को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, इसको लेकर बहुत सारे अलग-अलग लोगों की राय है। आज दुनिया भर में हिजाब को लेकर दो तरह की राय चल रही है। एक और हम देखते हैं कि भारत के कर्नाटक के अंदर हिजाब पहनने को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। लड़कियों का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लामिक रूप से अनिवार्य है और उनका अधिकार है। वहीं दूसरी ओर हम गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं तो ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनका कहना है कि कोई सरकार या कोई कानून ये तय नहीं करेगा कि हमें हिजाब पहनना है या नहीं पहनना, और वहां इतना अधिक प्रदर्शन हो रहा है महिलाओं द्वारा कि कईयों की जान भी जा चुकी है प्रदर्शनकारियों की। तो ये आखिर हिजाब क्या है? इसी सब चीज के बीच में एक राय और आ रही है। कोर्ट में लोगों द्वारा ये अपील दी जा रही है, ये दलील दी जा रही है कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या पहने और क्या ना पहने। ठीक इसी तरह की दलीलें उस समय भी दी गई थी जब लिव इन रिलेशनशिप की बात की गई या अन्य जो ऐसी बातें जो हमारी संस्कृति से अलग हैं उसको जोड़ दिया गया। अब यहां पर हिजाब को लेकर दो तरह की बात है। पहली बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हिजाब पहनना या ना पहनना या किसी भी तरह का कपड़ा पहनना या ना पहनना वो एक महिला या पुरुष का अपनी चॉइस है, अपना अधिकार है, तो इससे बहुत सारे फर्क आएंगे। और अगर ये कहता है कि हिजाब पहनना जरूरी है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे संदेश जाएंगे। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विधिवक्ता और समाज सेवा श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आहूजा जी इस कार्यक्रम में। आहूजा जी, आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है इस मुद्दे पर कि हिजाब पहना जाए या इस्लाम का अंग है या नहीं है। इस मुद्दे को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही है। हालांकि मुस्लिम तबके से भी अलग अलग राय आनी आरंभ हो गई है जब से ईरान के अंदर हिजाब को लेकर विरोध आरंभ हुआ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हिजाब को लेकर आज हमारे समाज में क्या संदेश जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का? देखिए अमित जी, पहले आज जो फैसला आया है ये कोई फैसला नहीं है, ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट है। और स्प्लिट वर्डिक्ट भी डबल बेंच जो रहती है जिसमें दो माननीय न्यायाधीश रहते हैं, उनमें से दोनों की अलग अलग राय होने के कारण इस मामले को हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई निर्णायक फैसला इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाया गया है। दोनों माननीय न्यायाधीशों जस्टिस हेमंत गुप्ता, जिसने उन सभी अपीलों को खारिज कर दिया जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज किया गया था, और कर्नाटका हाईकोर्ट वर्डिक्ट में बड़ा स्पष्ट रूप से था कि विद्यालयों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहां की यूनिफॉर्म अनिवार्य होती है वहां हिजाब पर प्रतिबंध लगाना कर्नाटक सरकार द्वारा ठीक है। एक दूसरा, लेकिन जस्टिस हेमंत सुधांशु धूलिया ने माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को ही दरकिनार कर दिया और सेट असाइड करते हुए कहा कि नहीं, इससे राइट टू एजुकेशन में खलल पड़ेगा। यदि हम हिजाब पहनने की स्वतंत्रता मुस्लिम छात्राओं को नहीं देंगे तो हो सकता है कि वे विद्यालय में आना बंद कर दें और उनके इस जिसे हम कहते हैं कि एजुकेशन पर असर पड़ने के कारण उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को सेटिस्फाइड किया। लेकिन उन्होंने एक कारण और दिया। पहले मैं दोनों की बातों को रखता हूं, फिर इसके प्रभाव को रखता हूं। सबसे पहले ही कर्नाटक में जब हिजाब का ये विवाद पैदा हुआ और लड़कियों ने कक्षाओं में
हिजाब पहनने की मांग करते हुए ये जब किया कि हिजाब पहनने की उन्हें अनुमति दी जाए और इसके लिए एक आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन के पीछे भी अगर आप याद करते हैं तो पीएफआई को प्रतिबंधित करने के पीछे जो कारण लिखे गए भारत सरकार के उस लंबे विस्तृत गृह मंत्रालय के आदेश में, उसमें इस बात को भी इंगित किया गया है, विस्तृत चर्चा में वो बात भी निकल कर के आई कि इस हिजाब विवाद को पैदा करने और उग्र रूप देने में कहीं ना कहीं उस प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का भी हाथ था, पहला। दूसरा, हिजाब पहनने की मांग हम सभी को अजीब लग रही थी क्योंकि महिलाएं आज विकास और आधुनिकता के नाम पर अपने कपड़ों को छोटा करती जा रही हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में हिजाब पहनने की मांग को करना तो ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता या कठमुल्लापन, या मैं कहूं कि एक कोई ऐसी अलग कर देने की, पृथक कर देने की उनको सोच उसके पीछे काम कर रही है, जो सिद्ध हुआ पीएफआई के उसके पीछे होने का कारण होना और कुछ विपक्षी दलों द्वारा उस आंदोलन को अपने वोट बैंक बनाने के लिए, हित के लिए लाभ में लेना, जैसा ट्रिपल तलाक कानून को बैन करते समय भी हुआ था। लेकिन अंततः वह कानून बना और लागू हुआ और मुस्लिम महिलाओं को उस दकियानुसी सोच से, जिसमें पति केवल गुस्से में आकर के 3 बार तलाक कह दे और पारिवारिक संबंध विच्छेद हो जाएं और उस औरत को ना तो कोई मेंटेनेंस मिले, ना ही उस औरत को कोई कुछ भी रहने के लिए, जीने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सुरक्षा मिले और औरत केवल एक प्रयोग होने वाली वस्तु के रूप में दिखलाई दे, ऐसी प्रिमिटिव सोच वाला, ऐसी दकियानुसी सोच वाला ये जो ट्रिपल तलाक था, अंततः मुस्लिम महिलाओं को उससे आजादी देते हुए भारत सरकार ने कड़ा निर्णय लिया। ठीक इसी प्रकार का मुझे तो हिजाब में भी दिखाई देता है। तो इसे जब कर्नाटका हाई, पहले सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं पहले हाई कोर्ट जाइए, फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने कर्नाटका सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए हिजाब पहनने की अनिवार्यता करने के लिए उन्हें कहा कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और विद्यालयों में, जहां विद्यालयों ने, कॉलेज ने अपनी ड्रेस कोड दिया हुआ है, वहां आपको पहनना पड़ेगा। अर्थात हिजाब को जो पहनने से का अधिकार मांग रहे थे, उसके विरुद्ध जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया, उसे अपहेल्ड किया। फिर यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपील्स को डिसमिस किया, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को डिसमिस किया। तो निकल करके आता है कि अब इसका प्रभाव क्या होगा। मैं दोनों कानूनी प्रभाव बतलाता हूं, फिर सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बतलाता हूं। पहले कानूनी प्रभाव, क्योंकि ये निर्णय नहीं है, दोनों का अलग अलग मत होने के कारण 1:1 की रेशियो हो गई, तो कोई प्रभावी निर्णय आदेश नहीं है। तो ये मामला अब 3 जजेस की बेंच के पास जाने की आशा है और माननीय जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस यूयू ललित, तो वो अभी निर्णय करेंगे कि कौन से 3 जजेस इसकी सुनवाई करेंगे और कितने समय के अंदर इसका निर्णय देंगे। ये तो इसका कानूनी पक्ष है, लेकिन इसका सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष ये निकल करके आता है, हम ईरान में देख रहे हैं कि एक आंदोलन बहुत उग्र रूप लेता जा रहा है और ईरान जैसी एक राज्य में जो कि इस्लामिक गणतंत्र है और खुद को कहता है कि हम इस्लाम के कानून के, कुरान की शरीयों के हिसाब से चलते हैं, वहां पर भी हिजाब के विरुद्ध महिलाओं ने एक जबरदस्त आंदोलन किया हुआ है। और आप देखते होंगे समाचारों में बाल काटते हुए, हिजाब को जलाते हुए, उन महिलाओं को हिजाब से मुक्ति का एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाते हुए, जिसके विरुद्ध उन्होंने इतने कड़े कानून भी बनाए और कड़ाई से उसमें काम भी ले रहे हैं और लगभग 50 के करीब आंदोलनकारी महिलाओं को गोली के द्वारा मार भी दिया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख नाम भी निकल करके आए जिनका मामला यूएन तक उठा। और जब ईरानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति
जब गए यूएन में अपना भाषण देने दिया, जी और इंटरव्यू के लिए मैं जब एक औरत आई तो इसी इसी महिला विषय पर आई मैं आपसे एंकर, जानना उनको चाहूँगा कहने कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है, अभी तो ये बड़ी बेंच के पास चला गया, लेकिन मैं इस फैसले का जो 2 रुख हैं, एक रुख है कि क्या इस्लाम का अभिन्न अंग है और हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य है जो इस्लाम को मानती हैं, पहला। दूसरा, महिलाओं को कुछ भी पहनने की आज़ादी या ना पहनने की आज़ादी। एक वामपंथी जो एक साइड है वो ये कहते हैं कि महिला के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वे तय कर सके कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। उसे अपने जिस्म के साथ क्या करना है, ये अधिकार उसके पास होना चाहिए। ये वामपंथी पक्ष है। अब दोनों ही पक्ष अलग-अलग हैं, दोनों ही अलग हैं। लेकिन अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों में से एक तरफ जाती है, यानी वो कहती है कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, तो क्या इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आएगा? जो आज ईरान के अंदर ये बात हो रही है, जो वहाँ पर भी कहा जाएगा कि भारत जैसा एक डेमोक्रेटिक देश, जो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ पर अगर इस हिजाब को माना जा रहा है, तो ईरान में भी माना जाना चाहिए। इस तरह का भी वहाँ पर आ सकती है। ये चीज़ें क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये फैसला एक मायने रखेगा? जी, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा भी होगी, और एक बहुत बड़े इसका एक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। अदालत कभी भी कोई निर्णय लेती है तो संबंधित वादी प्रतिवादी पक्ष द्वारा दी गई दलीलों या उपलब्ध करवाए गए साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने, आपने जो प्रश्न उठाया कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है, जी, इस विषय पर जब वादी पक्ष से पूछा, यानी मुस्लिम पक्ष से पूछा, तो वह कुरान में कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे ये सिद्ध होता हो कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं को पहनना अनिवार्य है, ऐसा कुरान की किसी आयत में लिखा है। जी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब सुना, और जस्टिस धूलिया ने इस बात को जब निर्णय लेने की तरफ वो बढ़े, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें धर्म का, कोई धर्म की किताब में, आपकी धार्मिक किताब में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है, ऐसा नहीं देखना है, अपितु उन्होंने हवाला दिया माननीय उच्चतम न्यायालय की ये केस का, जिसको कहते हैं बिजॉय एमेनुअल केस, जिसमें ये कहा था कि अदालतों ने सिर्फ इतना देखना है कि क्या उस धर्म में उस बात की परिपाटी है, whether a practice is prevalent that was to be established, that is bona fide or not। तो जब उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि चाहे कुरान में नहीं भी लिखा है हिजाब के बारे में कुछ भी, लेकिन चूंकि मुस्लिम धर्म में निरंतर चली आ रही ये एक परिपाटी है, तो इसे मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग माना जा सकता है, ऐसा एक जज ने कहा। लेकिन दूसरे जज ने उसके अन्यथा निर्णय लिया। अब 3 जजेस की बेंच इस पर क्या निर्णय लेती है, निर्णय आने के बाद ही उस पर कोई जी, टिप्पणी की बिल्कुल। जाएगी, लेकिन अगर लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होगा, ये तय है। और और सामाजिक निर्णय सामाजिक पर प्रभाव भी तो पड़ सकता है आहूजा जी। जैसे अगर वो कहते हैं कि महिला क्या पहनेगी या क्या नहीं पहनेगी, वो तय करेगी, या कोई महिला या पुरुष, क्योंकि वो जब फैसला आएगा तो वो दोनों के ऊपर आएगा कि वो क्या करते हैं, वो उनकी मर्जी है। जैसे कि आज हम देखते हैं समाज के अंदर बहुत सारे कानूनों में बदलाव आया और कहा गया कि अगर एडल्ट्री जो है उसको कानूनी मान्यता दे दी गई, जबकि सामाजिक रूप से एडल्ट्री गलत है। इसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप, उसको कानूनी मान्यता दे दी गई। सामाजिक रूप से वो भले ही हिंदू धर्म में हो, सनातन धर्म हो, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, भारत में कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं थी। लेकिन एक प्रभाव से वो अडल्ट्री को मान्यता दे दी गई, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी गई। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको मान्यता दे दी गई। लेकिन अगर इस केस में ये फैसला आता है कि कुछ भी पहने, तो बहुत सारे केस जो हम देखते हैं जिसमें अश्लीलता के जो चल रहे हैं, अश्लीलता को लेकर जो हीरो हीरोइंस जिनको हम अभिनेता के तौर पर अपना हीरो मानते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी प्रभाव आएगा कि वो कुछ भी पहने। अमित जी, आपके इस दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं देने ही वाला था। आपने विस्तार में फिर से दोहराया। हाँ, कोई भी महिला कुछ भी पहने, ये अधिकार असीमित नहीं होता। एनी फ्रीडम इज नॉट अनपैरेलल और अनलिमिटेड। फ्रीडम हैज सम लॉ, कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता है कि कहां तक वो आजादी मुझे प्रदान की गई है।
जैसे बोलने की आजादी, मैं कोई भी ऐसी बात जो दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, मैं नहीं बोल सकता हूं। तो मेरी बोलने की आजादी असीमित नहीं है। ठीक इसी प्रकार मेरी कपड़े पहनने की आजादी भी असीमित नहीं है, और मैं कुछ भी पहनूं ना पहनूं, इस नाम पर यदि कोई महिलाएं कपड़ों का लगभग त्याग कर दें या बहुत ही छोटे कपड़े पहनने लगे जो कि ओब्सीन एक्टिविटी एक्ट के अंदर आ जाए, या नंगापन प्रदर्शित प्रदर्शित करने लगे, या फुहड़ता दिखाने लगे, तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध है। यानी कि कोई भी आजादी असीमित नहीं होती, मेरे सभी अधिकार कर्तव्यों से बंधे रहते हैं। मेरा कपड़े पहनने का अधिकार भी दूसरों की सोच की या मेरे अपने स्वयं के कर्तव्यों से बंधा हुआ है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जी यही वामपंथी जो वादी पक्ष के साथ खड़े हैं और हिजाब के लिए मांग कर रहे हैं, जब हिंदू महिलाओं द्वारा छोटे कपड़े पहनने की मांग की जाती है, तब ये वामपंथी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जी हिंदू बिल्कुल। महिलाएं छोटे कपड़े पहने, बहुत ही छोटे कपड़े पहने, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और देख करके शर्म से हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं, उनके लिए भी उनके पक्ष में। लेकिन मुस्लिम महिलाएं यदि हिजाब के लिए कहें तो भी उनके पक्ष में। तो आप क्या करना चाहते हैं? कहीं आप इस तथाकथित आजादी के नाम पर केवल मेरे समाज के अंदर विघटन पैदा करने का ही तो प्रयास नहीं कर रहे हैं? हिंदू कपड़ाओं महिलाओं के लिए छोटे कपड़े और मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब, ये वामपंथी सोच है, इसको अपने को देखना होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं पहले इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर बात कर रहा था, उसे पूरा कर लूं, जी कि जितने भी यूरोपीय देश हैं, अब तो मिडल ईस्ट के देश हैं, ईरान आदि आदि, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी जब तालिबान का राज नहीं था तो हिजाब को उठा करके किनारे रख दिया गया और कोएड स्कूल खुले, कोएड कॉलेजेस खुले। जी क्या मेरे देश में कोएड स्कूल और कोएड कॉलेजेस नहीं हैं? तो क्या मेरे देश में जब कोएड स्कूल और कॉलेजेस हैं, जहाँ की स्कूल यूनिफॉर्म्स लगी हुई हैं, स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर एक हिजाब आ जाएगा क्या? तो उत्तर निकल करके आता है, मैं अभी कोई निर्णय नहीं कह सकता क्योंकि मामला विचाराधीन होने वाला है। 3 जजेस बेंच में जाएगा, लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस पर सुनवाई करते हुए अपना निर्णय देगा। लेकिन सामाजिक प्रभाव के तौर पर निश्चित रूप से मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं होती। यदि मैं विद्यालय की यूनिफॉर्म को छोड़ करके हिजाब पहनना चाहता हूं, तो बच्ची रोल नंबर 1, 2, 5, 10, 15 सब पर प्रॉक्सी लगा रही है, क्योंकि हिजाब पहना हुआ है, पता ही नहीं है कौन सी लड़की है। उसकी जगह कोई और लड़की आकर के पेपर दे करके चली गई, पता ही नहीं है कौन सी लड़की है। किसी लड़की ने लड़के पर आरोप लगा दिया, लेकिन हिजाब पहना हुआ था, उसकी पहचान ही नहीं है। क्या क्या होगा, कैसे होगा? तो अंततः निकल करके आता है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम महिलाएं इस हिजाब का विरोध कर रही हैं, उसके लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, कानूनों में यूरोप आदि देशों में लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं हिजाब के विरुद्ध, लेकिन उससे बिल्कुल उलट मेरे देश में एक हिजाब को अपना अधिकार बनाने के लिए कानूनी जंग को लड़ना, और कर्नाटक में सड़कों पर भी पीएफआई के समर्थन से उस जंग को लड़ना, मुझे तो इसके पीछे सीधा सीधा विपक्षी दलों की राजनीति लगती है, जो किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज को तरक्की करते हुए, विकास के रास्ते पर चलते हुए देखना नहीं चाहते। हालिया उदाहरण देता हूं, मदरसों का सर्वे का जी आदेश किया गया। बिल्कुल। सर्वे का आदेश देने के पीछे कारण था कि मदरसों की स्थिति को कैसे ऊपर उठाया जाए और मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों को आधुनिक शिक्षा भी दी जा सके। लेकिन कहने लगे कि नहीं, इस सर्वे से तो हमें तो तकलीफ है, हम तो इसमें जो भी बना रहे हैं, जो भी बच्चों को दकियानूसी सोच दे रहे हैं, इससे आपको क्या दिक्कत है? तो निश्चित रूप से समाज को अपनी इन तथा कथित दकियानूस की सोच वाली बेड़ियों को तोड़ते हुए सामने आना होगा और अपने समाज को विकास के रास्ते पर ले जाना होगा। जिस दिन मुस्लिम महिलाएं इस, चाहे मिडल ईस्ट में चल रहे आंदोलनों से, यूरोप में चल रहे आंदोलनों से, या विकसित देशों की स्थिति से प्रभाव लेती हुई, जैसे ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़ी हुई थी, जैसे शाहबानो के केस में मुस्लिम महिलाओं में मेंटेनेंस के लिए आया था, ठीक वैसा निर्णय मुस्लिम महिलाएं स्वयं लेंगी और कहेंगी कि ना, हम हिजाब नहीं पहनेंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में हिजाब मेरे पूरे शरीर को जला देता है। काले रंग का कपड़ा
मेरे शरीर को ढकने के लिए शर्म कपड़ों में नहीं, जी देखने वालों की, जी यदि देखने वाले की आंख में शर्म नहीं है तो हिजाब के पीछे भी एक्सरे लगा करके देखने का प्रयास कर। जी, बिल्कुल आपने सही मेरा कहा। तो सीधा अ, निवेदन है कि वास्तविक हिजाब के विरुद्ध मुस्लिम महिलाओं को ही खड़ा होना चाहिए। जी, जी। बिल्कुल, क्योंकि ये बात सबसे बड़ी बात है कि संस्कार और देखने वाले की नज़र कैसी है? क्योंकि वो व्यक्ति अगर महिला को उपभोग की वस्तु समझता है, तो उसको भले ही बुर्का या हिजाब पहना लें, तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बुर्का या हिजाब पहनने वाली महिलाओं के साथ भी बलात्कार होते हैं, छेड़छाड़ के मामले होते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पहनने से नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात जो आपने बोली है आज की, हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। मानसिकता अगर हमारी अच्छी होगी, शुद्ध होगी, तो महिला, पुरुष दोनों ही एक संयम और एक अनुशासन में अपने वस्त्रों को धारण करेंगे। समाज को एक अच्छा समाज बनाएँगे, जहाँ पर शर्म ना आए कि हमने क्या पहना है, कहीं ऐसी जगह पर हमें शर्मिंदा महसूस ना होना पड़े, घर परिवार के लोगों को शर्मिंदा महसूस ना होना पड़े। तो ये कहीं न कहीं सामाजिक बंधन भी होते हैं, जो ना किसी कानून के मोहताज होते हैं, ना धर्म के मोहताज होते हैं। वो कुछ हमारी सामाजिक मान्यताएँ होती हैं, सामाजिक बंधन होते हैं, पारिवारिक बंधन होते हैं, पारिवारिक मान्यताएँ भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखी जानी चाहिए और हालाँकि उच्चतम न्यायालय सभी पहलुओं पर देखकर इसके ऊपर फैसला देगा। अब बड़ी बेंच इस पर फैसला देगी, लेकिन हम आशा करते हैं जो फैसला आएगा, वो ऐसा फैसला होगा कि जिसका हमारे देश और समाज की जो विचारधारा है, हमारी संस्कृति है, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। हालाँकि लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, जो पहनना चाहते हैं या नहीं पहनना चाहते, उन्हें आज़ादी मिल सकती है। तो इस चर्चा में आज हमने काफ़ी कुछ जाना और कि क्या होगा, इस बारे में अभी देखना बाकी है। नरेंद्र ओझा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस विषय पर आपने चर्चा की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।